ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ठीक है, तो आज हम लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस करने वाले हैं। बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 2014 से लेकर 2022 तक की सारी स्कीम्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी वो हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, अब हमें करनी है 2023 की स्कीम्स। देखिए, 2023 की स्कीम्स पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बजट में अंदर घुसना पड़ेगा इस बार के, है ना। उसमें घुसे बिना आप स्कीम्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे 2023 की। तो बेसिकली थोड़ा सा बिल्कुल हम एक बेसिक बेस लेके चलते हैं हमारे बजट में। इस बार हमारे बजट में बात की गई है अमृतकाल की, और उसमें हमारी 7 प्रायोरिटीज पे फोकस करने की बात कही है, जिसे कि हम सप्तऋषि भी कहते हैं। सप्तऋषि, सॉरी, ठीक है, सप्तऋषि। तो 7 प्रायोरिटीज हमारी क्या है? हमारी प्रायोरिटीज जो हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, सबका साथ सबका विकास जो नारा भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बूस्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है इस बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आपका बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, जो आपकी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे बिल्डिंग, अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई, न्यू बिल्डिंग बनाई, से फैक्ट्री बनाई कोई, ठीक है, तो वो हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस पे जो रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेक्स्ट है अनलीशिंग द पोटेंशियल। बेसिकली इसमें हमने बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, है ना, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। फिर आता है ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ जो है आपकी, वो फोकस करती है जो ग्रीन स्कीम्स हैं, जैसे अमृत धरोहर हो गई। अभी स्कीम्स हम पढ़ेंगे, तो ये अभी हम पढ़ेंगे ग्रीन ग्रोथ के बारे में। फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम्स हैं फिर कुछ, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। फिर यूथ पे फोकस है इस बजट में, ठीक है। और रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल मीन्स जो लास्ट बंदा है, यानी जो बहुत ही वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इस पॉवर्टी रिडन ग्रुप्स हैं, उन तक भी हमने इस बजट पे पहुंचने की बात कही है। तो हमारी 7 जो प्रायोरिटीज हैं, उन्हीं से हमारी स्कीम्स जो हैं वो जनरेट होंगी। ठीक है, जो 2023 की स्कीम्स होंगी। इसी वजह से एक बैकग्राउंड बताना जरूरी था। नाउ लेट्स मूव टू द स्कीम्स पार्ट। तो अब हम चलेंगे अपनी फर्स्ट स्कीम पे, जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कही गई थी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारे बजट की थी, उसकी बात करेंगे। देखिए, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको ऐसी मिलेंगी जो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टर्म्स हैं। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एक टर्म है, ठीक है ना। तो हमने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर बनाया, ठीक है। वो बजट की कौन सी प्रायोरिटी में आती है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाली प्रायोरिटी में आती है, ठीक है, तो उसके अंडर आती है। तो मैंने भी ये PIB से ही लिया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही उठाई हुई चीज़ें हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हैं। जो एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर भी आप बेसिक्स में बताते चलता हूँ। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो पहली बात की गई है, वो बात की गई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। ये क्या है? एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की है एग्रीकल्चर में, जो कि एक स्मार्ट एसेस देगा फॉर क्रॉप प्लानिंग, ठीक है, क्रॉप्स की हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना, फार्मिंग की इनपुट्स देने के लिए, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं फार्मिंग को, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, एग्री टेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स जनरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा बेसिकली। तो ये है पहली चीज, ठीक है। आप देखोगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मेनली आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होंगी ज्यादातर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कुछ टर्म्स आपको दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा मार्केट इंटेलिजेंस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि तो एक स्टेटमेंट दे देगा UPSC में, मार्केट इंटेलिजेंस इज अ टर्म रिलेटेड टू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। सो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन बनाना।
तो आपको अगर पता होगा, हम आपने एक बार पढ़ रखा होगा, तो आप इजीली इसको जवाब दे पाएंगे। इसीलिए एक बार अच्छी रीडिंग देना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है ना। देन कम्स योर नेक्स्ट थिंग, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है एक फंड है जो बनाया गया एग्रीकल्चर को एक्सीलरेट करने के लिए। क्या एक्सीलरेट करने के लिए? अगेन स्टार्टअप कल्चर को एक्सीलरेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना। इसका जो कंसेप्ट है वो है इनोवेशन और एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इनोवेशन एंड एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। एक हमारी स्कीम थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2018 की एक स्कीम है, इसी के अंडर हमने इसको डाला है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड को, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम 5 नॉलेज पार्टनर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, जो गाइड करेंगे इनोवेशन में, है ना। 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे। 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? आइडिया, स्टार्टअप आइडियाज के लिए, ठीक है। तो ये 5 नॉलेज पार्टनर्स और ये 24 इंक्यूबेटर्स क्या काम करेंगे? स्टार्टअप कल्चर एग्रीकल्चर में प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या है, आप इस स्कीम में आपको जो मेनली याद रखना है वो ये याद रखना है कि 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे एट द टाइम ऑफ जब आपको आइडिया आएगा। मान लीजिए आपको कोई आइडिया आया कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का कि हम फार्मिंग में ये करेंगे, तो आपको 5 लाख मिलेंगे आइडिया स्टेज पे, ठीक है ना। सीड, प्री सीड स्टेज भी कहते हैं इसको। और सीड स्टेज में 25 लाख जब आप एक्चुअली इंप्लीमेंट करने जाओगे उस चीज को, है ना। तो आपको जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड में आपको 2-3 चीजें जो याद रखनी है। एक तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है? इनोवेशन एंड एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। और 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स खुलेंगे इसमें, ठीक है। और 5 लाख दिए जाएंगे आइडिया स्टेज पे और 25 लाख दिए जाएंगे सीड स्टेज पे। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये किस्म से पूरी स्कीम की स्कीम्स हम करते जा रहे हैं इसके अंडर, तो ये ध्यान रखना ये भी एक स्कीम ही है। उसके बाद आ गई आपकी एक अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है ना। ये वन ऑफ अ काइंड कंसेप्ट है जो इंडिया में पहली बार आई थिंक लॉन्च हुआ है। तो एज द नेम सजेस्ट कि हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, क्लीन से ही आप समझ लो डिजीज फ्री की बात कर रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर प्लांट्स में क्या होता है, जनरली डिजीजेस लग जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, तो कैसे उनको खराबी से बचाया जाए इस प्रोग्राम के थ्रू हम करेंगे। इसमें 2200 करोड़ का बजट हमने क्रिएट किया है, ठीक है। कौन इसको इंप्लीमेंट करेगा? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। और पीपीपी मोड पे ये काम करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, ठीक है। कब तक? बाय 2030, है ना। अच्छा, एक इसमें जो इंपॉर्टेंट एक और अलग कंपोनेंट है वो 10 सेंटर्स फुल्ली फंडेड बाय सेंटर फॉर फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स के लिए 10 अलग सेंटर्स खुलेंगे, है ना। फ्रूट क्रॉप्स कौन सी है? एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ग्रेप्स, मैंगो, प्रोमिग्रेनेट, ठीक है, प्रोमिग्रेनेट। तो बेसिकली आपने जो याद रखना है वो याद रखना है, एक तो इसका बजट 2200 करोड़ का इसका बजट है, और इसका काम क्या है? डिजीज फ्री हॉर्टिकल्चर प्लांट, ठीक है। बस टर्म्स रिमेंबर करनी बहुत जरूरी है आपको। उसके बाद आ जाता है आपका ग्लोबल हब फॉर मिलेट, श्री अन्न। इस पे भी आज इस बार बहुत बात हुई है, इस बजट में भी और बजट के बाद भी। रीजन बीइंग, इंडिया के प्रपोजल में ईयर 2023 को डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब है? 2023, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। अभी जो 2 डे ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च 18 को बाय पीएम इन दिल्ली, ठीक है, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ऑफ ICAR हैदराबाद को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो आप देखिए हमने क्या किया, अमृतकाल का इंक्लूसिव डेवलपमेंट का हम अभी चल रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमने अभी 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद आता है आपका एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, ठीक है। हमने क्या बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, एक अलग मिनिस्ट्री ही बना दी है,
है ना। 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज्ड करने की बात। देखिए, जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं ये जनरली बही खाता मेंटेन करती हैं, तो ये जनरली ये मैनुअल होती थी, तो इनको कंप्यूटराइज करने की बात की गई है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको ये काम दिया गया, ठीक है ना। विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 2516 करोड़, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हमने नहीं खोली है, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज की बात की गई है। देखिए, हमने 157 मेडिकल कॉलेज खोले थे कई लोकेशंस में अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2014, मतलब 2014 से अभी तक हम बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल चुके थे। अब हम क्या कर रहे हैं, वही 157 जो मेडिकल कॉलेजेस हमने अभी तक खोले हैं 2014 से 2023 तक, उन्हीं जगहों पे जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेजेस थे, उन्हीं जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज भी खोलें। अब इससे क्या होगा, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, तो बहुत ईज और सिंक में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे को लोकेशन विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अच्छा, एक और एम है हमारा कि हम सिकल सेल अनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, बेसिकली जो हमारे सेल्स होते हैं नॉर्मली आपके राउंड शेप के सेल्स होते हैं, तो ये जो सिकल सेल अनीमिया होता है उसमें ये सिकल शेप में हो जाते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से डेथ ही होती है फाइनली, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा एक टीचर्स ट्रेनिंग पे हम फोकस है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं, और एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स के लिए बनाने की बात हो रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है, इसमें कुछ है नहीं। तो ये बेसिकली हो गई आपकी सारी बात इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, जो हमारा पहला सप्तऋषि का पहला प्रायोरिटी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रायोरिटी जो बजट की थी हमारी, वो थी रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल मीन्स जो आखिरी बंदा है, जो कि वल्नरेबल बंदा है, उस तक गवर्नमेंट को पहुंचना, ठीक है ना। तो उसी लाइन में हमने बनाया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। देखिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम से पहले हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया था 2018 में, ठीक है ना, जिसमें हमने 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे टारगेट किए थे जो बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है ना, जहां कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, ठीक है। तो ये अच्छा चल रहा था। इसी लाइन में 2023 में हमने निकाला है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, तो इसमें हमने टारगेट किया है 500 डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। ये हमने अभी लॉन्च किया 2023 में, है ना। और ये दोनों स्कीम्स आपको ध्यान रखना है नीति आयोग रन करता है, ठीक है। बस इसमें और कुछ है नहीं, बस एस्पिरेशनल ब्लॉक जहाँ पे आपका लेसर डेवलपमेंट है वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचाने की बात की गई है, जैसे टैप वाटर के थ्रू, ठीक है ना, जो भी सोशल स्कीम्स है हमारी उसको पहुँचाने की बात कही है इन ब्लॉक्स में, है ना। ये हो गया आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम। पीवीटीजी मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो बिल्कुल जंगल में रह रहे थे अभी तक, या जिधर कभी कुछ पहुंचा ही नहीं है आज तक, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तभी तो लास्ट माइल होगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट। तो इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा, हम क्या दे रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज सच एज सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड, एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की बात है। अच्छा, इसमें एक चीज जो है, इन द नेक्स्ट 3 years सेंट्रल विल रिक्रूट 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज हैं उधर ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें सर्व करने के लिए, टू सर्व 3.5 लाख ट्राइबल। डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स किसको टारगेट करते हैं, तो ट्राइबल पीपल को टारगेट करते हैं ना। रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं इसीलिए कि उधर रेजिडेंस भी उनको मिल जाए और वो पढ़ भी लें, है ना। इसके लिए 15,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं, ये थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा, 15,000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। हालांकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कई बार स्टेटमेंट में पूछ देता है। फिर एक भारत श्री लॉन्च हुआ है फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, को डिजिटलाइज करने के लिए भारत श्री हमने लॉन्च किया है।
ठीक है, ये बात हो गई आपकी एक और प्रायोरिटी की, रीचिंग द लास्ट माइल। उसके बाद एक और प्रायोरिटी थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट वाली, है ना, बजट में। अभी हम बजट से ही आगे चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बजट के ही सब इंपॉर्टेंट स्कीम्स हम पढ़ते जा रहे हैं। ये इसमें बेसिकली कुछ स्कीम नहीं है, बट बेसिकली क्या बता रहे हैं बजट में कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको शायद बताया था, है ना, तो वो 33% से इंक्रीज हो गया टू 10 लाख करोड़, है ना, विच वुड बी 3.3% ऑफ जीडीपी, जो कि 3 टाइम्स है जो 2019-20 में हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी। देखिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ बून, ठीक है ना। अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, चाहे आप लोन ले रहे हो बाहर से, उसके बाद भी अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो आप ये समझिए वो आपके लिए जॉब्स क्रिएट करेगा, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा, मतलब वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ना। और कैपिटल हमेशा के लिए बनाया जाता है आपका, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स जो है 2019-20 का हो गया हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना इंक्रीज हुआ है? 33%, ठीक है। उसके अलावा एक 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ये आपको ध्यान रखना है। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने मतलब एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए प्रपोज किए। अच्छा, रेलवे का भी हमने कैपिटल आउटले जो है वो 9 टाइम्स बढ़ा दिया है फ्रॉम 2013-14। यहाँ पे 2019-20 से हमने 3 टाइम बढ़ाया, 2013-14 से रेलवे का बजट हमने 9 टाइम बढ़ा दिया है। कितना? 2.40 लाख, कैपिटल आउटले की बात कर रहे हैं, बजट नहीं, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की गई है। अर्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का आएगा एग्जाम में, इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यूआईडीएफ की बात की है, ठीक है, जो क्या करेगा, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, कहां से इसकी फंडिंग आएगी? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। देखिए, जो भी बैंक्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि आप प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है? जो पर्टिकुलर कुछ सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी सेक्टर हो गया, तो इधर कुछ अपनी स्कीम्स ये चलाने की बात, गवर्नमेंट इनको बोलती है कि अपनी स्कीम्स चलाइए इधर, ठीक है। अगर वो बैंक नहीं चला पाता, कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है, तो बैंक को कुछ फाइन देना पड़ता है। वो फाइन यूज करके हम टायर 2 और टायर 3 सिटीज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इस स्कीम में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो आपको याद रखना है इसका पैसा कहां से आ रहा है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से। कौन मैनेज कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, ये मैनेज कर रहा है इसको, नेशनल हाउसिंग बैंक। यानी जो सारा फंड है जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल से आएगा, वो नेशनल हाउसिंग बैंक में जाएगा, फिर वो आगे देगा टायर 2 टायर 3 सिटीज के डेवलपमेंट के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दीज टू। Will next move to the next priority. Okay, so next हमारा प्रायोरिटी है वो अनलीशिंग द पोटेंशियल है। देखिए, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट बताने वाला, मेरा समझाने वाला नहीं है, पर इसको रीड मारना इसलिए जरूरी हो जाता है, ये टर्म्स आ जाती हैं। जैसे एक टर्म आ जाएगी जन विश्वास बिल। अब आपको अगर पता है तो आप स्टेटमेंट को करेक्ट कराओगे, वरना आपको कुछ नहीं पता तो आप वहाँ पे छूट जाएगी वो स्टेटमेंट। क्या है ये जन विश्वास बिल? 42 सेंट्रल एक्ट्स को जो है ईज आउट की, जो गवर्नमेंट एक्ट्स होते हैं कई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको ईज करना बहुत जरूरी है, सो डैट वो प्रमोट किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, है ना। तो इसलिए हमने निकाला है जन विश्वास बिल। इस पे काम चल रहा है अभी, मिनिस्ट्रीज में काफ़ी काम चल रहा है इस पे। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है सबसे अपने पुराने एक्ट्स वगैरह जो हर मिनिस्ट्री से मंगवा रही है, ताकि उनको रिपील किया जाए या हटा दिया जाए। उसके अलावा 3 सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस। अब तो आपको पता है कि फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपने ये पढ़ लिया एक बार, तो किसी भी पेपर में अगर आ गया, कोई पेपर में आ गया कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर खुल रहे हैं, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप टिक मार दोगे, ठीक है। इसी तरह से नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी, ठीक है, ये बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। इसमें नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी का बहुत पहले से बात चल रही थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था। बेसिकली क्या है, कोई नॉन पर्सनलाइज, जिसका कोई पर्सनल डाटा नहीं है, रिसर्च का कोई डाटा पड़ा है आपका नेट पे, जिसका पर्सनल नहीं है, वो गवर्नमेंट जो है उसका एसेस दे देगी गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है कोई डाटा, उसका फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च उसको एसेस दे देगी, है ना।
इसके अलावा एक है एंटिटी डिजिटल लॉकर, मतलब अभी तक डिजी लॉकर पर्सनल यूज के लिए था, अब एंटिटी का खासकर एमएसएमईज और लार्ज बिजनेसेस के लिए ये करा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने इस डिजी लॉकर में डालेंगे और अगर उन्हें जहां भी जरूरत पड़ेगी किसी भी अथॉरिटी को दिखाने के लिए या रेगुलेटर बैंक वगैरह को दिखाने के लिए, लोन के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो डिजी लॉकर से निकाल के दिखा देंगे, ठीक है ना। फिर 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग 5G सर्विसेज, ठीक है। R&D ग्रांट्स फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स, ठीक है। बेसिकली डायमंड जो है काफ़ी इंपोर्ट करते हैं हम, तो उसको इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए R&D कर रहे हैं हम लैब ग्रोन डायमंड्स पे इंडिया पे, ठीक है। ये हो गई आपकी एक प्रायोरिटी। और फिर आती है एक प्रायोरिटी यूथ पावर, जिसको कि हम अमृत पीढ़ी कहा गया है इस बजट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमृत पीढ़ी किसे कहा है? यूथ पावर को, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। बेसिकली इसका फोकस कहाँ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम प्लेटफॉर्म एक बना हुआ है जिसमें स्किल जो है ऑनलाइन आपको स्किल जनरेट किया जा रहा है ना। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है कि स्टाइपेंड सपोर्ट मिलेगा 47 लाख यूथ्स को नेक्स्ट 3 ईयर्स में, ताकि अप्रेंटिसशिप को हम प्रमोट कर पाए इंडिया में, है ना। बेसिकली कैसे प्रमोट करेंगे? ये जो स्टाइपेंड सपोर्ट मिल रहा है ये बेसिकली कंपनीज को मिलेगा जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर रहे हैं इन यूथ्स को, 47 लाख यूथ्स को, ठीक है ना। उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूनिटी मॉल है। यूनिटी मॉल आपको याद रखना है, बेसिकली हर स्टेट को इनकरेज किया जा रहा है कि एक यूनिटी मॉल खोले जिसमें कि जो उसका स्टेट कैपिटल का मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर है उधर एक मॉल बना है, यूनिटी मॉल, है ना। फॉर सेल ऑफ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है या जीआई प्रोडक्ट है ना, और या कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है जिसके लिए वो फेमस है, वो उधर उसको बनाए, ठीक है। इसी तरह उसी यूनिटी मॉल में और स्टेट्स के भी जो आपके सो कॉल्ड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उनको भी वो रख सकता है, एक जगह उनके लिए भी दे देगा, लेकिन जो प्रमोट करेगा वो अपने डिस्ट्रिक्ट का करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा यूथ पावर में कुछ नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो नाउ लेट्स डीप डाउन इनटू द कोर स्कीम्स। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे खाली हम बजट के ही अंडर हम पढ़ते जा रहे थे, ठीक है ना। हालांकि वही हमारी प्रायोरिटीज वही रहेंगी। अभी जैसे कि हम अनलीशिंग द पोटेंशियल पढ़ रहे थे, उसी के अंडर ये बेसिकली आपकी ये 2 स्कीम्स भी आती है। देखिए स्कीम सारी पोटेंशियल वो जो सप्तऋषि है उधर से ही निकलेंगी, पर अब हम थोड़ा डिटेल में डाइव इन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो जा रही हैं। तो विवाद से विश्वास 1 और 2 2 अलग अलग स्कीम्स हैं, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन इसी में रहता है। और ये टारगेट करती है एमएसएमईज को और ये टारगेट करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि दोनों ही स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्न होती हैं। जेम पोर्टल के थ्रू पेमेंट होती है। अब जेम पोर्टल क्या होता है? देखिए मिनिस्ट्री में जो भी परचेजिंग इस टाइम पे हो रही है वो थ्रू जेम पोर्टल। फॉर एग्जांपल एसी खरीदना है ऑफिस के लिए, टेबल खरीदनी है, चेयर खरीदनी है, एवरीथिंग थ्रू जेम पोर्टल, ठीक है ना। तो इसका एसएसबी जेम पोर्टल को दे रखा है पेमेंट करने का। अब है क्या, पहले हम स्कीम 1 की बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या, कोविड आया, कोविड में काफ़ी एमएसएमईज और काफ़ी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो डूब गई। अब मान लीजिए 2020 में कोविड आया और तब कंपनी में का टैक्स जो गवर्नमेंट को देना है वो 1000 रुपये था, जस्ट फॉर एग्जांपल एमएसएमई ने गवर्नमेंट को देना था। अब ये नहीं दे पाई, 2021 आ गया, 22 आ गया, ऐसे करते करते 23 आ गया, ठीक है ना। कट ऑफ डेट क्या है? 31 मार्च 2023 से पहले कोई भी आपका डिस्प्यूट, है ना। अब इस 2020 से 31 मार्च 2023 तक कुछ इंटरेस्ट डेवलप होगा गवर्नमेंट का, 1000 से मान लीजिए 200 रुपये का इंटरेस्ट डेवलप हो गया और कुछ पेनल्टी भी लगाएगी गवर्नमेंट से 50। तो अब टोटल कितना देना पड़ जाएगा उस एमएसएमई को? 1250, ठीक है। ये जैसे एक रूड एग्जांपल है, इसको सीरियसली मत ले लेना।
तो अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई हम विवाद करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो विवाद करने में विश्वास नहीं रखते, सॉरी, और हम विश्वास जीतने में विश्वास रखते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो 1,000 रुपये हम सिर्फ यही हमें दे दो वापस में, ये जो 250 का फाइन और पेनल्टी और जो इंटरेस्ट है वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, बस यही स्कीम है। और कब तक? 31 मार्च 2023 से पहले पहले तक के डिस्प्यूट्स की बात की है, क्योंकि उसके बाद तो कोई कोविड की बात ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। बस इतना ही है ये विवाद से विश्वास स्कीम 1। इसी तरह आती है विवाद से विश्वास स्कीम 2। देखिए, सेम मिनिस्ट्री, सब कुछ सेम, इधर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं जब सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL हो गई एक गवर्नमेंट कंपनी, और से ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई। अब भाई मान लीजिए ONGC ने, EIL ने ONGC के लिए कोई प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मान लीजिए, और कुछ प्रोजेक्ट में ONGC ने 50 करोड़ रोक लिए EIL के, ठीक है। अब ONGC जो है उसने 50 करोड़ देने थे EIL के और नहीं दिए, किसी कोई भी कारण हुआ हो, डिस्प्यूट हो गया हो कोई आपस में, कोई प्रोजेक्ट में कोताही बरती हो EIL ने, कुछ भी हो, और ये चले गए आर्बिट्रेशन में, मान लीजिए कोर्ट के। अच्छा, 2 चीज़ें होती है, एक आर्बिट्रेशन होता है, एक कोर्ट अवार्ड होता है। आर्बिट्रेशन मतलब कोई एक थर्ड पर्सन आपने बैठा दिया, ठीक है ना, और उससे बोला आर्बिट्रेट करो हम दोनों के लिए। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैठा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को बैठा दिया, दोनों मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कोई सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी को बैठा दिया कि आप आर्बिट्रेट करो इन दोनों के बीच में, ठीक है, और फिर कोर्ट अवार्ड तो तुम्हें पता है कोर्ट खुद देगा। तो इस आर्बिट्रेशन में जरूरी नहीं है कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगे, है ना, आपसी समझौते में, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट की बॉडीज हैं। लेकिन कोर्ट के अवार्ड में पेनल्टी जरूर लगेगी, एक पे या तो 50 करोड़ देने पड़ेंगे या वेव ऑफ हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली क्या है इसमें, सिंपल सी कहानी ये है कि अब 50 करोड़ जो है, मान लीजिए आपके EIL को देने थे, ONGC ने नहीं दे पाई, नहीं दे रही, ठीक है, तो आप क्या होगा, अगर आर्बिट्रल के थ्रू अवार्ड होगा ये, है ना, कुछ आर्बिट्ररी उसने बोल दिया आर्बिट्रेटर ने कि भाई नहीं ये समझौता कर लो, ठीक है, तो ऑन और बिफोर अगर 31/1/2023 हुआ कट ऑफ डेट होगी इसके लिए, ठीक है, 65% ऑफ नेट अमाउंट मिल जाएगा इसका, 50 करोड़ का 65% नेट अमाउंट मिल जाएगा किसको, EIL को, है ना, इसी को तो देने थे काम के लिए। और अगर कोर्ट अवार्ड होगा, है ना, तो इसकी कट ऑफ डेट होगी 30/4, और फिर 85% ऑफ नेट अमाउंट मिल जाएगा EIL को, बस खत्म बात। ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसमें बहुत डेलिब्रेशंस होंगी, ये मजाक में मत लेना, ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको इसलिए बताया था आपके भी समझ में आ जाए है क्या एक्चुअली। बस आपको जो ध्यान रखना है मेन चीज कि MSMEs के लिए है, और ये जो है आपका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ठीक है, बस दैट्स ऑल फॉर दीज 2 स्कीम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम। फिर हमारी एक और प्रायोरिटी थी फाइनेंशियल सेक्टर वाली, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर वाली प्रायोरिटी थी, एक तो इसमें बेसिकली क्या है आपका, इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं। क्रेडिट गारंटी फॉर MSME 9,000 करोड़ इसमें दिए हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से इन्फ्यूज किए हैं, ठीक है, फॉर क्रेडिट गारंटी फॉर, क्योंकि MSME वैसे ही बहुत डूब चुके थे हमारे ड्यू टू कोविड, है ना, इसमें क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी हम दे रहे हैं MSME को 9,000 करोड़ के, ठीक है। उसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, ये बस आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ याद, एक रजिस्ट्री बना दी है जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी सारे नेशन की, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है ये बेसिकली, इसमें कुछ है नहीं। सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, कंपनीज एक्ट का फास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए ये बनाया सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, है ना। कंपनीज एक्ट तो पता होगा, जिसमें कंपनीज को रजिस्टर किया जाता है, तो उसको फास्ट बनाने के लिए सेंट्रल डाटा, जितनी भी कंपनीज इंडिया में वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इनहैंस डिपॉजिट लिमिट फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि 15 लाख से 30 लाख हो गया है, ठीक है। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023-24, ये तो पहले भी था, इसी को एक्सटेंड कर दिया, कुछ है नहीं इसमें।
ठीक है, फिर आया आपका इसी में फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम में एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है महिला सम्मान बचत पत्रास। ये अभी रिसेंट स्कीम है, बिल्कुल 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुई है, 2 साल के लिए। टारगेट इसके कौन है? वुमेन एंड गर्ल अक्रॉस इंडिया अबव 18 ईयर्स। ठीक है, मैक्सिमम डिपॉजिट कितने हैं? 2 लाख कर सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7.5%। ठीक है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 15,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 16,125, तो टोटल 31,125 आपको रुपए मिल जाएंगे 2 साल में एक्स्ट्रा। ठीक है, मैक्सिमम डिपॉजिट ध्यान रखना है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखना है 7.5%। बस 2 साल के लिए ये स्कीम है, महिला सम्मान बचत पत्रास। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस और बैंक्स में आप ये खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा फिर हमारी जो नेक्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी ग्रीन ग्रोथ, है ना, ये भी एक प्रायोरिटी थी। इसमें क्या क्या स्कीम्स हैं? एक तो मिशन लाइफ है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। बेसिकली लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इसकी फुल फॉर्म है, लाइफ की लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2020 में केवड़िया गुजरात में ये टर्म दिया था, जिसमें कि लोगों को बोला था कि माइंडलेस और वेस्टफुल कंजम्पशन पैटर्न्स को खत्म करिए, है ना। कौन सी मिनिस्ट्री और नोडल मिनिस्ट्री है इसकी? एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है। इसी टर्म्स में एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हरदीप पुरी ने एक बनाया, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। ठीक है, इसी कंसेप्ट पे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। किस पे? स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत अर्बन जो है महुआ की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, टू एस्टैब्लिश रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। क्या? RRR सेंटर्स बनाए, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, है ना, वेयर सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट क्लोथ्स, शूज, ओल्ड बुक्स। देखिए आज दिल्ली में भी कई जगहों पे आपको ये मिल जाएंगे, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मिशन के अंडर, जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े, जूते वगैरह दे सकते हैं। तो एक ये वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है ना, तो इसीलिए ग्रीन ग्रोथ में आ जाता है। इसी तरह हमने एक पंचामृत की बात की है इसी बजट में, उसका मतलब है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2017 टारगेट रहेगा हमारा। इसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स अब हम चल रहे हैं उस पर, है ना। अच्छा, अब सबसे पहली स्कीम ग्रीन ग्रोथ में, पहली तो ये नहीं होगी, 1-2 स्कीम हम पढ़ चुके हैं। तीसरी स्कीम बोल लीजिए अमृत धरोहर स्कीम। ये क्या है? बेसिकली अमृत धरोहर आप सीधा वेटलैंड्स से रिलेट कर लेना। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की स्कीम है। 5 जून 2023 एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च हुई थी। ठीक है, 3 साल के लिए ये स्कीम है। क्या काम है इसका? वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना, सिंपल सी बात है, और उधर टूरिज्म, इको टूरिज्म को प्रमोट करना, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज हैं उधर उनकी इंप्लॉयमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो वेटलैंड्स है, स्वैम्पी वेटलैंड्स है, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में है, अब उधर और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वेटलैंड्स के ही न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट है और उसी के टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इसी को प्रमोट करने के लिए अमृत धरोहर स्कीम को हमने चालू किया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम। ओके, सो ग्रीन ग्रोथ में ही हमारी नेक्स्ट स्कीम है मिष्टी स्कीम। ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी जो बजट की है उसमें नेक्स्ट स्कीम है मिष्टी स्कीम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। देखिए जो मैंग्रोव होते हैं वो शोरलाइन में ही होते हैं ज़्यादातर, है ना। जैसे आपके मैंग्रोव्स मिलेंगे वेस्ट बंगाल में, अंडमान्स में कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या ये स्कीम क्या, मैंग्रोव को प्रोटेक्शन देने की। ठीक है, मैंग्रोव्स को रिवाइव करने की। ठीक है, मैंग्रोव एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है क्योंकि उधर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ होती है ना, सुंदरबन जैसे है, उसमें टाइगर भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली आपको मैंग्रोव को रिवाइव करना है और जो उधर कम्युनिटी रह रही है मैंग्रोव एरिया में उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना है, जिसकी वजह से वो फिर मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करें, है ना। ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का है। ठीक है, 5 जून इसकी लॉन्च डेट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी होता है इस दिन, है ना। अमृत धरोहर की भी 5 जून ही थी। अच्छा, इसके फंड्स कहाँ से आएंगे? देखिए एक तो होता है कैंपा फंड्स। कैंपा फंड्स होते हैं आपके, ठीक है, जब कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जिसे कहते हैं कैंपा, है ना, एक अथॉरिटी है। वो बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट गेल का एग्जांपल आपको देता हूँ।
गेल एक पाइपलाइन डालने जा रहा है, ठीक है, और बीच में पाइपलाइन डाल रहा है यहाँ से नेचुरल गैस की और इस सिटी तक, ठीक है। बीच में क्या आ गया, फॉरेस्ट आ गया, तो अब इसे पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये जो पेड़ काटने के लिए इसको कैंपा में फंड डालने पड़ेंगे, ठीक है, जो उस फॉरेस्ट की वैल्यू होगी, जो कहीं और फॉरेस्ट उस पैसे से कहीं और फॉरेस्टेशन करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो उस फंड से रिवाइव करे जाएंगे मैंग्रोव्स, मनरेगा के फंड से रिवाइव करे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। तो इसका टारगेट क्या है, टू ऐड 540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। कितना ऐड करना है, 540 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एक है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, है ना, ये COP27 में हमने जो है ये ज्वाइन कर लिया था इंडिया ने, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ठीक है। मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लाइमेट के लिए भी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये है बेसिकली आपकी मिष्टी स्कीम, और फंडिंग इसकी देख लेना 80:20 है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा PM प्रणाम, ये भी ग्रीन ग्रोथ जो प्रायोरिटी है बजट की उसी में आता है, ग्रीन स्कीम है, वही यूनियन बजट 2023-24 में लॉन्च हुई है। इसकी फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। ये फुल फॉर्म सारी रट लेना आप, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है रटने के अलावा। PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। और प्रणाम, देखिए ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म ये है, और खाली अगर प्रणाम की फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं तो वो ये है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अब ये क्या योजना है, योजना है प्रणाम, PM प्रणाम। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं हम, फर्टिलाइजर का यूज ना बैलेंस्ड वे में करना चाह रहे हैं। देखिए एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी में जाता है अभी, ठीक है। तो इससे दो नुकसान होते हैं, एक तो केमिकल्स डलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो पाती, और दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी जाती है वो एक GDP का बहुत बड़ा पार्ट है। तो बेसिकली क्या कोशिश है गवर्नमेंट की कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हो, जिससे कि दो प्रॉफिट हो, एक तो थोड़ी ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट हो, प्रॉपर है ऑर्गेनिक तो नहीं, मतलब बैलेंस यूज हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज हो प्लस थोड़ा केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज हो। अब उससे क्या होगा, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर की क्वांटिटी कम कर देंगे सॉइल में, ठीक है ना, तो एमोलियरेशन ऑफ मदर अर्थ का मतलब यही है कि मदर अर्थ को एक तो प्रॉफिट होगा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, केमिकल्स नहीं जाएंगे अर्थ में, और दूसरी चीज जो होगी हमारी सेविंग होगी किस चीज में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की सेविंग होगी ना, उसी से ये स्कीम को हम बनाएंगे। जैसे यहां पे लिखा भी होगा, आउट ऑफ द सेविंग, जो हमारी फर्टिलाइजर से सेविंग होगी उसका 70% ग्रांट जो है स्टेट को जाएगा फॉर एसेट क्रिएशन रिलेटेड टू टेक्निकल अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर। ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर बहुत कुछ हो सकता है, मैन्योर हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। तो उस टेक्नोलॉजी पे 70% जो सेविंग का ग्रांट होगा, सब्सिडी से बचाएंगे जो हम वो, और 30% टू इनकरेज फार्मर्स, पंचायत एंड फर्टिलाइजर रिडक्शन, मतलब इसमें प्रोग्राम्स करने पे और ये सब करने पे। तो एक किस्म से हमारे फायदा ही फायदा हो गया। तो ये एक रीजनरेटिव स्कीम है कि एक तरफ हम सब्सिडी घटाएंगे फर्टिलाइजर में और दूसरी जगह हम प्रमोट करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसी में ध्यान रखना ना, यूरिया गोल्ड स्कीम, गोल्ड जो होता है ना वो बेसिकली सल्फर जब भी कोटेड होगा यूरिया में तो उसे गोल्ड कहेंगे, क्योंकि थोड़ा कलर उसका येलोइश सा होता है। तो सल्फर, ये यूरिया गोल्ड स्कीम एक नई चली है जिससे कि सल्फर डेफिशिएंसी को टारगेट करेंगे। जो सॉइल में सल्फर डेफिशिएंट है उसमें हम यूरिया गोल्ड स्कीम यानी कि सल्फर कोटेड यूरिया यूज करेंगे, बस दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट स्कीम हमारी क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। देखिए एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन अलग चल रहा है, ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बनती है, बेसिकली वाटर को ब्रेक करते हैं मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन प्लस O2। तो ये जो होगा ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन तो बहुत चीजों से बन सकती है, ठीक है, तो ग्रीन वही सोर्स होगा जो रिन्यूएबल होगा, है ना। इसकी लॉन्च डेट थी 4 जनवरी 2023। सबसे पहले 2021 में 15 अगस्त में PM ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में इसका जिक्र किया था।
एक्चुअली इस पे कंपटीशन चल रहा है वर्ल्ड वाइड कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पहले कौन मास्टर करेगा, बिकॉज आप सिंपल से सोचिए, देखिए यही फ्यूचर है। सबसे पहले आपका कन्वेंशन सोर्सेज ऑफ व्हीकल, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पे वर्क करेंगे हम, उसके बाद हाइड्रोजन ही है। सो ग्रीन हाइड्रोजन जो सबसे पहले मैन्युफैक्चर कर लेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। इसमें ना बेसिकली आपको मैंने वही तरीका बता दिया कि कैसे आपको समझना है। ये सारे बजट से निकले हुए, ये भी ग्रीन ग्रोथ की स्कीम है। देखो आपको बजट में देखना है कि सप्तऋषि में कैसे फोकस करके हमने ये स्कीम्स निकाली है। ऐसे ही पढ़ना है आपको स्कीम्स को, मैंने आपको तरीका इसीलिए बता दिया कि ऐसे पढ़ना है। देखिए बहुत चीज़ें आप खुद रीड करेंगे आपको समझ में आएगा, पर रिलेट करने का तरीका यही है। अगर आप ऐसे रैंडम स्कीम्स को पढ़ना शुरू कर देंगे बिना अंडरस्टैंड किए और बिना उसकी इम्पोर्टेंस जाने, बिना उस, तो आप कभी अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे और कभी आपको याद भी नहीं रहेगा। यूपीएससी तो आप बिल्कुल भूल ही चाहिए, है ना। तो अब इसमें जो है बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। पहला कंपोनेंट इसका है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड साइट। बेसिकली इसमें हम वो सारे तरीके अपनाएंगे जिससे कि हम ट्रांजिट करें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। टोटल बजट 19,744 करोड़ है, और जो इसका ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिट प्रोग्राम यानी साइट का ट्रांजिट प्रोग्राम का बजट है वो 17,490 करोड़ है। इसमें हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। इलेक्ट्रोलाइजर्स बेसिकली वो कैथोड और एनोड टाइप जो बनाते थे ना हम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो H2 और O2 में तो इलेक्ट्रोलाइजर्स वो होते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पे इस पे फोकस है 5 MMT पर एनम, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ 125 गीगावाट। तो कंपोनेंट 1 में हमने क्या किया, हम ट्रांजिट करने के लिए हाइड्रोजन की तरफ, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे देयर बाय, फिर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन बढ़ाएंगे 125 गीगावाट तक, ठीक है। दूसरा आपका है कंपोनेंट इसमें स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। बेसिकली हम बाहर वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप करेंगे, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और टेक्नोलॉजी चल रही है उसको लेके आएंगे इंडिया में, ये शिप का काम है, ठीक है। कुछ पायलट प्रोजेक्ट पे खर्चा होगा, कुछ R&D पे खर्चा होगा, कुछ अदर मिशंस पे खर्चा होगा। टोटल 8 लाख करोड़ इसमें अदर मिशंस में खर्चा होगा, 6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी और 50 MMT तक CO2 एमिशंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे बाय 2030, है ना। तो ये बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन, आपको जो याद रखना है वो याद रखना है साइट और शिप। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के, और इसका टोटल बजट और शिप का, ये साइट का बजट, बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है और इसमें कुछ है नहीं। पर ये आगे बहुत अपडेट्स होंगे इसमें, तो ये मैं अपडेट भी कर दूंगा आपके लिए, लेकिन आप अपना भी इसको अपडेट करते रहिएगा जैसे जैसे कुछ न्यूज़पेपर में आता है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। फिर इसी में एक वेस्ट टू एनर्जी स्कीम है, गोबर्धन स्कीम। इसी बजट में अनाउंस किया कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट अंडर गोबर्धन। गोबर्धन की फुल फॉर्म है, गोबर्धन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है, टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स बनाए जाएंगे। बायोगैस प्लांट्स क्या होता है, जिसमें बायोगैस वो होता है जिसमें मीथेन कंटेंट जो है 95% होगा। तो बायोगैस ऑलमोस्ट इक्वल टू नेचुरल गैस ही है, जो हमारे घरों में आती है ना नेचुरल गैस वगैरह, PNG VNG, तो वो ऑलमोस्ट नेचुरल गैस ही है, ठीक है ना। तो अभी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में क्या ये स्कीम्स चल रही हैं काफ़ी, कि आपकी ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इसको हम नेचुरल गैस के साथ मिक्स करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। सिंक्रोनाइजेशन, बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन स्कीम में हम लगे हुए हैं ना। अच्छा, 75 प्लांट आउट ऑफ दिस 200 compressed बायोगैस प्लांट, 75 वुड बी इन अर्बन एरियाज एंड 300 इन क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे, जो कि कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 10,000 करोड़ की। तो इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे। गोबर्धन की फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। 200 compressed बायोगैस प्लांट्स होंगे, ठीक है, और 10,000 करोड़ इसका बजट है। ये बस एडिशन है, जो मेन गोबर्धन स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक ये देख लीजिएगा, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर, ठीक है,
इसमें नेचुरल फार्मिंग इनकरेज करने की बात की गई है। नेक्स्ट 3 ईयर्स की स्कीम होगी। 1 करोड़ फार्मर्स विल बी इनकरेज टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर, बायो इनपुट मतलब जो प्रोवाइड करेंगे बायो रिसोर्सेज लाइक मैन्योर हो गया, बायोलॉजिकल इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे खेती के लिए, है ना। तो बस ये भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज सागर समृद्धि स्कीम। सागर समृद्धि स्कीम इज ऑल अबाउट ड्रेजिंग। देखिए, ड्रेजिंग क्या होती है, जैसे कोई भी वाटर बॉडी होती है ना, वो सेडिमेंट्स एट कुछ टाइम बाद सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं इधर। ठीक है, उसमें वेस्ट भी होता है, बहुत चीज़ें होती हैं जो इधर डिपॉजिट हो जाएंगी किनारे किनारे में। अब क्या होगा, मान लीजिए ओशन में ये डिपॉजिट हो गई है ना, तो अब शिपिंग लाइंस डिस्टर्ब होंगी, शिप आ नहीं पाएगी किनारे तक, शोर लाइन तक, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स है, जमीन ही हो गई, वो ओशन रहा ही नहीं। तो ये दिक्कत हटाने के लिए ड्रेजिंग की जाती है। ठीक है, ड्रेजिंग मतलब इधर से ये रिमूव किया जाता है। इस पे गवर्नमेंट खर्च करती है करीबन 1000 करोड़। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इस ड्रेजिंग के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। और कैसे करेंगे हम कॉस्ट रिड्यूस? हम मॉनिटर करके। देखिए अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम ड्रेजिंग कर रहे हैं फिजिकली, है ना। अब वो बंदा ड्रेजिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, पहली चीज ह्यूमन एक्चुअली कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, किस लेवल तक ड्रेजिंग हो रही है, नीचे तक हो रही है या नहीं हो रही, जहाँ तक इंटेंडेड था वहाँ तक हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती थी। तो अब हमने क्या किया, एक ऑनलाइन ड्रेजिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया, जिसमें हम रियल टाइम में देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स हो रहा है नहीं हो रहा बॉटम ऑफ लेक्स, है ना। और दूसरी चीज हमने इसमें क्या की, रीयूज, जो ये मटेरियल हम निकाल रहे हैं सेडिमेंट्स वाला, इसका रीयूज कर रहे हैं फॉर अदर थिंग, जैसे कि रोड बनाने में या कोई भी चीज में हम यूज, मिनरल्स हैं तो उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो हम वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव भी है, और डेली एंड मंथली प्रोग्रेस रहता है इसको चेक करने में। ठीक है, तो जो 1000 करोड़ कॉस्ट आती थी उसको हमने रिड्यूस करना है। कौन कर रहा है इसे? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अच्छा, इसके अंडर जो ये बॉडी कर रही है वो ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, NTCPWC। ये बनी थी सागरमाला के R&D प्रोजेक्ट के लिए। तो ये बेसिकली R&D को ही करती है, इसीलिए ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इन्होंने ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे कि एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी ड्रेजिंग की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। ठीक है, ये हो गई सागर समृद्धि स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है हमारी बाय RBI, 100 डेज और 100 पेज। ये बेसिकली एक सिंपल सी स्कीम है, 12 मई को लॉन्च हुई थी, याद रखना बस कि RBI की स्कीम थी। 100 डेज 100 पेज आ गया, पूछ लिया किसने लॉन्च की थी, आपको पता होना चाहिए, RBI। बेसिकली क्या है, ये बैंक्स को दिया था कि टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अपने चेक करो विद इन 100 डेज हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जिसको कि किसी ने क्लेम नहीं किया, जो 10 साल से ज़्यादा हो गया और डिपॉजिटर ने, जो भी डिपॉजिटर रहा होगा, उसने क्लेम नहीं किया है ना अपना अकाउंट में। तो वो 100 डेज में चेक करने के लिए कहा था 100 अनक्लेम डिपॉजिट को। ठीक है, एक तो ये इनिशिएटिव हो गया। दूसरा एक इनिशिएटिव हेल्थ मिनिस्ट्री का 75/25 इनिशिएटिव। ये बेसिकली क्या है, 75 मिलियन पीपल को हम स्क्रीन करेंगे हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए बाय 2025 एंड प्रोवाइड देम विद स्टैंडर्ड केयर, है ना। देखिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और ये बढ़ती जा रही है इंडिया में। इसी की वजह से हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया कि 75 मिलियन पीपल को हम 2025 तक स्टैंडर्ड केयर फॉर डायबिटीज और हाइपरटेंशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्कीम विच इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, लॉन्च डेट 15 फरवरी 2023, मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है डिफेंस पर्पजेस के लिए भी, बिकॉज इसमें हम क्या कोशिश है हमारी, जो बॉर्डर विलेजेस हैं, ठीक है, जो बॉर्डर हमारा लग रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, उन बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करना। ठीक है, बॉर्डर विलेजेस में जनरली टेंडेंसी होती है कि मेन सिटीज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं जो बॉर्डर विलेजेस के लोग होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने का, और क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड जनरेशन थ्रू टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है,
मतलब ये सब करके पढ़ लेना एक बार क्या क्या करना है। ये सब करके हम कोशिश कर रहे हैं लाइवलीहुड उधर ही देने की, ताकि वो गांव छोड़ के ना जाएं, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च हुई थी? किबीतू अरुणाचल प्रदेश में बाय श्री अमित शाह। बजट इसका 4800 करोड़, उसमें से 2500 करोड़ रोड्स के लिए जाएगा। बस इतना ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक बार नजर मार लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम लीन स्कीम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है। लीन स्कीम बेसिकली क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग होती है एक टर्म। लीन मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो होती है कि कम कॉस्ट में मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करके हम अच्छा प्रोडक्ट बना लें, ठीक है। जापानीज में टर्म है बेसिकली एक ये। इसकी लॉन्च डेट है 10 मार्च 2023। टारगेट है एमएसएमई, ठीक है। और टारगेट क्या है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमई। कैसे इंप्रूव करेंगे हम? बाय यूजिंग काइजन, 5S, पोकायोका एक्स। ये सब जापानीज टर्म्स हैं। काइजन बेसिकली क्या होता है? छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करके फाइनल प्रोडक्ट अच्छा बना देना, ठीक है। 5S होता है क्लीनिंग के लिए, इसी तरह पोकायोका होता है। तो ये सब आपको रटने की जरूरत है। आपको बस ध्यान रखना है कि हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ाने के लिए ये स्कीम है, लीन स्कीम, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल इससे याद करने हैं। ये प्रिंसिपल्स कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई वैल्यू, पहला प्रिंसिपल कि वैल्यू मतलब क्या कस्टमर को चाहिए क्या। फिर मैप द वैल्यू स्ट्रीम, जो वैल्यू स्ट्रीम मतलब जो स्टेप्स हैं उस आइटम को प्रोड्यूस करने में, वो मैप करेंगे। फिर क्रिएट फ्लो, फ्लो मतलब बॉटलनेक नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन में, है ना। स्लो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी बॉटलनेक आ रहा है तो उसको हमें हटाना है, प्रोसेस को फास्ट करना है। फिर है इम्प्लीमेंट पुल, पुल मतलब जो प्रोड्यूस वही करो जो डिमांड में है, ठीक है ना। पुल का मतलब ही यही है, जो डिमांड में है उसको इंप्लीमेंट करो, यानी प्रोड्यूस करो, ठीक है। फिर स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, परफेक्शन कैसे करेंगे? बाय एलिमिनेट वेस्ट थ्रू काइजन, 5S जो भी बताया था, ठीक है। बस ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा और ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। 90% ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फी, एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5% फॉर MSME विच आर पार्ट ऑफ स्फूर्ति क्लस्टर्स ओन्ड बाय वुमेन, SC/ST एंड लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन सबको 5% जो है एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो ये सब हैं। और 90% इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फीस की है। MSMEs की जो हैंड होल्डिंग की जाएगी उन्हें बताया जाएगा इस प्रिंसिपल के बारे में, और उनको बताया जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा, उनके साथ लगा जाएगा और करा जाएगा ये सब, ठीक है। उनके इंडस्ट्रीज में, MSMEs में ये उसका पार्ट बनाने के लिए, हैंड होल्डिंग देने के लिए 90% कॉस्ट जाएगी इसकी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर लीन स्कीम। नेक्स्ट कम PM मित्रा पार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब PM मित्रा पार्क्स क्या है? ठीक है, मित्रा जो है बेसिकली एक टेक्सटाइल्स की स्कीम है, जिसकी फुल फॉर्म है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। जो भी मैं इधर फुल फॉर्म बोल रहा हूं इसको आप रट लीजिएगा, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, ठीक है। इस स्कीम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि एक ही जगह सारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेट हो जाए, तो कुछ भी आपको बाहर से जरूरत ना पड़े, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ऑब्वियसली टोटल बजट है इसका 4445 करोड़। प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये चलेगा। SPV जो होगा वो ओन्ड होगा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। SPV है स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा इसके, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स में भी ये लॉन्च हुआ है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका। 7, ये ध्यान रखना, 7 मित्रा पार्क्स अनाउंस हुए हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, 2 तो TT से ही हो गए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन 7 स्टेट्स में 7 न्यू टेक्सटाइल, मतलब हर स्टेट में एक बनेंगे अंडर द PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल स्कीम, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या देगी उसमें, और स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट देगी, जो कि 500 करोड़ मिलेगा पर पार्क बनाने के लिए फॉर ग्रीन फील्ड, एंड 200 करोड़ फॉर ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड क्या होता है? जो पहली बार बन रहा है वो ग्रीन फील्ड है, और जो पहले बन चुका है उसको सपोर्ट करना है, उसको 200 करोड़ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम नहीं है। और फिर उसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट मिलेगा 300 करोड़ का। यानी क्या क्या मिल गया? 500 करोड़ अगर आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ अगर आपका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, और 300 करोड़ कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट।
तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दे दिया। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी? फ्री लैंड पार्सल फॉर एटलीस्ट 1000 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है, और सारी यूटिलिटीज, पावर सप्लाई, वाटर, वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम और इफेक्टिव सिंगल विंडो क्लियरेंस, जिसको ये चाहिए, है ना। तो ये पीएम मित्रा पार्क्स हो गए। और जो लास्ट स्कीम है हमारी 2023 की, वो है पीएम डिवाइन स्कीम। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 12 अक्टूबर को लॉन्च हुई थी 2022 को, लेकिन यूनियन बजट में इसको मेनली फोकस किया गया, तो मैंने इधर डाल दी। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की ये स्कीम है, ठीक है। 1500 करोड़ इसमें अभी तक इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें सिंपली लाइवलीहुड, वही अपॉर्चुनिटीज, टारगेट यूथ एंड वुमेन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन रीजन्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ठीक है। बस यही है पीएम डिवाइन स्कीम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। 2023 की मैंने लगभग आपको सारी स्कीम बता दी, है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी स्कीम अपडेट होती है मैं तो इधर डाल ही दूंगा, आप भी इसको न्यूज़पेपर्स वगैरह से चेक करके इसमें जो भी अपडेशन होती है वो आपको पढ़नी जरूरी है, वरना ये स्कीम इररिलेवेंट हो जाएंगी, है ना, जब तक आप इसको अपडेट नहीं करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी आपके डाउट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा, मैं सारे जवाब दे दूंगा आपको कि इसमें क्या है, इसमें क्या है। और कोई आपको अगर समझ में नहीं आई, कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी किसी भी चीज़ में, तो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, रेस्ट इज अप टू यू, आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। ओके।